गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इकाई सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अधिगम संसाधन किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है। तो मैं आप लोगों को एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि वह संसाधन जो हमारे शिक्षण के अंतर्गत हमारी सहायता करे या फिर ऐसी वस्तुएं या विषय वस्तुएं जो हमें पढ़ाने में हमारी मदद करे तथा बच्चों को हमारी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करे, उन्हें पढ़ाई की तरफ आकर्षित करे, तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि ये बच्चों को क्रियाशील और रुचि उनमें उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जैसे कि हम कोई चार्ट या मॉडल या फिर कुछ भी नमूना लेकर के क्लास में बच्चों के समक्ष जाते हैं, तो वो उस चार्ट या मॉडल को देख करके पढ़ाई के प्रति आकर्षित होते हैं तथा क्रियाशील भी हो जाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि उनमें अधिगम संसाधन की सहायता से पढ़ाने से उनमें तर्क शक्ति, चिंतन आदि का विकास होता है। इसी के साथ मैंने आपको कई इसके महत्व भी बताए थे, तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम सामग्री कौन कौन सी या अधिगम संसाधन कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे अधिगम संसाधन है, अधिगम संसाधन वो कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम संसाधन के प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अधिगम संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री। दूसरा हमारा आता है श्रव्य सामग्री, और तीसरा हमारा आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए, जो हमारे अधिगम संसाधन होते हैं जिनकी सहायता से हम बच्चों को पढ़ने की ओर आकर्षित कर सकते हैं या उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई को एक रुचिकर साधन बना सकते हैं, वो संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें हमारा पहला आता है दृश्य सामग्री, दूसरा हमारा आता है श्रव्य सामग्री और तीसरा हमारा आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री से तात्पर्य है कि ऐसे संसाधन या फिर ऐसी सहायक सामग्री जिन्हें हम देख सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण है मॉडल, चित्र, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, प्लेनर बोर्ड आदि। देखिए, इसके अंतर्गत जो हमारे दृश्य सामग्री है जिन्हें हम छू करके स्पर्श करके देख पहचानते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दृश्य सामग्री। इसके अंतर्गत हमारा मॉडल है, चित्र है, चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है, प्लेनर बोर्ड है, ये सभी आते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है श्रव्य सामग्री। ठीक है, इसके अंतर्गत तो वे संसाधन आते हैं जिन्हें केवल हम सुन करके बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं या सुना करके उनको ज्ञान प्रदान करवाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे उदाहरण आते हैं टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन आदि। देखिए, टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि कोई भी किसी भी शिक्षक का या किसी अन्य शिक्षक की जो भी शिक्षण संबंधित बातें हैं उनको रिकॉर्ड करके बच्चों को कक्ष में सुनवा सकते हैं। या फिर रेडियो है, जैसे रेडियो पे आजकल वर्तमान में कृषि से संबंधित बातें भी बताई जाने लगी
इंडियन है, उसके अंतर्गत कई ऐसे अधिगम संसाधन हैं जिनको विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आता है चार्ट। चार्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि चार्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बच्चों को चित्र बना करके उसमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में चित्र बना करके ये चार्ट के अंतर्गत लिख करके बच्चों को समझाया जाता है। चार्ट से ये होता है जब हम उसे कक्षा कक्ष के अंतर्गत लगाते हैं या उससे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न होती है तथा बच्चे उस विषय वस्तु की ओर उनका ध्यान आकर्षित होता है तथा उससे क्या होता है कि जो कक्षा का वातावरण होता है वो भी एक तरीके से पढ़ाई के प्रति सजग हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो बच्चों का दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रूप में विकसित होने लगता है। चार्ट से ये होता है कि बच्चे नियमित रूप से शाम पट पर जैसे कि बच्चे नियमित रूप से शाम पट पर पढ़ाई करते हैं या वो किताबों से पाठ्य पुस्तक से दैनिक जीवन में अपनी पाठ्यचर्या का कार्य करते हैं, लेकिन जब एक शिक्षक चार्ट को ले जाकर के बच्चों के समक्ष उसके बारे में जानकारी देता है जो भी उसकी विषय वस्तु है तो उससे बच्चे उसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उनका नयापन दिखता है। तो इसमें हम लिखेंगे किसी वस्तु का वास्तविक रूप में प्रदर्शन न कर सकने या उचित मॉडल न मिलने पर विज्ञान शिक्षण के लिए चित्र, चार्ट, फोटोग्राफ, रेखाचित्र का आदि का प्रयोग लाभदायक होता है। ठीक है, चार्ट की सहायता से किसी भी विषय वस्तु की वस्तु का ज्ञान छात्रों को आसानी से तथा रुचिकर ढंग से प्रदान कर सकते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु का वास्तविक रूप में प्रदर्शन न कर सकने या उचित मॉडल न मिलने पर विज्ञान शिक्षण के लिए चित्र, चार्ट, फोटोग्राफ, रेखाचित्र
जैसे हमें विज्ञान विषय के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, विज्ञान विषय में मछली के बारे में पढ़ाना है, यानी कि मछली के जो गलफड़े होते हैं उनके बारे में जानकारी देनी है, तो उसे तो हम कक्षा में ला नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि चार्ट पर उसका एक चित्र बना करके बच्चों के समक्ष जब पढ़ाते हैं तो उस चार्ट को लगा करके बच्चों को एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चे उसे देख करके अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि अच्छे से उसे सीखेंगे, तो उन्हें पढ़ने में भी वो रुचिकर लगेगा। अगर हमें केवल बुक के थ्रू उसे उन्हें पाठ्य पुस्तक की सहायता से ही पढ़ाते जाएंगे तो वह उन्हें रुचिकर नहीं लगेगा। इसी तरीके से विद्यार्थियों को अगर हम गुरुत्वाकर्षण का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप कक्षा में बच्चों को गुरुत्वाकर्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अपने चार्ट में आप न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए और सेब को ऊपर से गिरते हुए भी दिखा सकते हैं, किस तरीके से सेब है जो वो नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे जल्दी से जल्दी मतलब पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा चार्ट होता है उससे क्या होता है, विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों को आसानी से हो जाता है, साथ में वो रुचिकर ढंग से भी पढ़ते हैं। इससे ये मतलब कि जो चार्ट होता है वो बच्चों को अच्छे से मतलब अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ में उन्हें रुचिकर ढंग से पढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है वो आता है हमारा मॉडल, कि मॉडल क्या होता है, मॉडल किस तरीके से छात्रों में पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करता है, मॉडल का कार्य क्या होता है। हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें मॉडल। देखिए मॉडल, जो हमारा मॉडल है वो होता है जैसे हम कोई पदार्थ ले रहे हैं या फिर उसके अतिरिक्त कोई भी प्रारूप है, जैसे कि हमें छोटी कक्षा है उसके अंतर्गत हमें कोई भी जैसे रेल के बारे में पढ़ाना है, तो हम उस रेल को तो कक्षा के अंतर्गत ला नहीं सकते, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रतिरूप या फिर उसका प्रारूप बना करके बच्चों को दिखा करके हम उसे समझा सकते हैं। अर्थात मॉडल का मतलब है कि जो कि तो नकल करना, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की जो कि तो नकल करके बच्चों को उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करना मॉडल दर्शाता है। देखिए मॉडल किसी पदार्थ का जो का त्यों नकल होती है। कई बार किसी कारणवश न तो यथार्थ वस्तुओं का प्रयोग कई बार किसी कारणवश न तो यथार्थ वस्तुओं को ही प्रयोग में लाना संभव हो पाता है, और न ही नमूना दिखाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में ऐसी
सामने लाया जाता है। देखिए, मॉडल किसी प्रकार का ज्यों तो नकल होती है। कई बार किसी कारणवश न तो यथार्थ वस्तु को ही प्रयोग में लाना संभव हो पाता है और न ही नमूना दिखाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में मॉडल काम में लाया जा सकता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक वस्तुओं को। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई लेसन पढ़ा रहे होते हैं किस विज्ञान विषय के अंतर्गत, तो हम उसकी जैसे सेम टू सेम उसी वस्तु को तो नहीं ला सकते, ना उसका नमूना ला सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि मॉडल बना करके बच्चों को उसके बारे में समझाते हैं। जैसे हम विज्ञान विषय में अगर बच्चों को पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जो पवन चक्की होती है वो हम यथार्थ रूप में तो ला नहीं सकते और ना ही उसका कोई नमूना ला सकते हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, बच्चों के लिए नमूना जो मॉडल है उसे तैयार करता है और उसे कक्षा कक्ष में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। साथ ही उन्हें ये बताता है कि पवन चक्की किस तरीके से कार्य करके पवन ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरीके से हम मॉडल की सहायता से क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में उनमें पढ़ाई के प्रति आकर्षण भी मिलता है। इसी के साथ हमारा तीसरा टॉपिक आता है, वो है नमूना। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है नमूना। नमूना तो आप सभी जानते हैं। नमूना का अर्थ होता है किसी भी सबसे पहले जानिए नमूने का अर्थ क्या होता है। नमूना का अर्थ है प्रतिरूप या प्रतिदर्श। अब समझिए, किसी भी वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप नमूना कहलाता है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण में से लिया गया छोटा अंश जिसमें संपूर्ण के गुण तथा लक्षण विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब देखिए नमूना का अर्थ हमने लिया है प्रतिरूप या प्रतिदर्श, यानी कि कोई वस्तु है जिसके बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उसका प्रतिरूप भी हम ले सकते हैं। जैसे इसमें है किसी भी वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप क्या कहलाता है, नमूना। और दूसरे शब्दों में संपूर्ण में से लिया गया छोटा अंश, जैसे कि नमक या फिर सोडा के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है या नमक के बारे में हमें जानकारी लेनी,
क्या तात्पर्य है? तथा छात्र के शिक्षण में इनका क्या महत्व है? तो आज आपने पढ़ा सामान्य विज्ञान के अधिगम संसाधन के बारे में। तो आपका आज का गृह कार्य ये है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करते हुए कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी है, इसमें आप अपना ध्यान रखें। साथ में घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें, साथ में सैनिटाइजर